So we'll start with next chapter today, that is oscillations. तो अगला चैप्टर है एज पर योर स्टेट बोर्ड सीक्वेंस ऑसिलेशंस. तो थोड़ा बेसिक से ही जाऊंगा मैं. वैसे आपको पता होना चाहिए ऑसिलेशंस क्या होता है, क्योंकि चैप्टर नंबर 8 ऑफ 11th स्टैंडर्ड साउंड का जब आप स्टडी करते हो तो अब आपको उस चैप्टर में थोड़ा सा ऑसिलेटरी मोशन का इंट्रोडक्शन था ही. अब याद नहीं है वो अलग बात है, पर वहाँ पर इंट्रोडक्शन था तो कोई बात नहीं, वापस कर लेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विथ इंट्रोड्यूसिंग व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन. क्या बोलते हैं इसको? सिंपल हार्मोनिक मोशन. पुराने सिलेबस में इस चैप्टर का नाम ही था सिंपल हार्मोनिक मोशन. न्यू सिलेबस में नाम चेंज करके ऑसिलेशन नाम दे दिया चैप्टर को. So we'll understand why it is called a simple harmonic motion. But let us start with some simple example, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझेगा कि ऑसिलेशन मतलब होता क्या है. तो फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ पेंडुलम. हमारे पास एक पेंडुलम है. अब ये जो पेंडुलम है ना, इस पेंडुलम के नीचे एक बॉब है. बॉब इज हेवी मेटालिक बॉल, इसको बॉब बोलते हैं. और देयर इज अ थ्रेड स्ट्रिंग. अगर मैंने इस, और बाय द वे अब तक हमने इसको डिस्टर्ब नहीं किया, मतलब यहाँ पे जितने भी फोर्सेस है वो बैलेंस्ड है. इट इज इन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम में फोर्सेस क्या होते हैं? बैलेंस्ड. और जब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ फोर्सेस और बैलेंस, मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. आप बोलोगे फोर्सेस कैसे बैलेंस हो गए? कैसे हुए बताता हूँ. यू नो, ये बॉब का मास है, तो इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है विच इज वेट mg, राइट. और इसको बैलेंस किसने कर लिया? टेंशन इन द स्ट्रिंग, मतलब दिस इज इक्विलिब्रियम. तो ये जो पोजीशन है, रेस्ट पोजीशन है, इसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट पोजीशन, या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन, या फिर मीन पोजीशन. क्या बोलते हैं? रेस्ट पोजीशन, या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन, या फिर मीन पोजीशन. नाउ इमेजिन, अगर मैं इस पेंडुलम को डिस्टर्ब करता हूं, मतलब डिस्प्लेस करता हूं और छोड़ देता हूं, ये क्या करेगा? क्या परफॉर्म करेगा ये? क्या परफॉर्म करेगा ये? ऑसिलेशंस परफॉर्म करेगा. लेकिन ऑसिलेशन डिफाइन कैसे किया आपने? तो ऑसिलेशन का मतलब पता है क्या होता है? व्हेन अ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स टू एंड फ्रो मोशन. टू मतलब जाना, फ्रो मतलब वापस आना. तो इफ यू सी, ये जो पेंडुलम था ये जा रहा था, वापस आ रहा था, जा रहा था, वापस आ रहा था, जा रहा था, वापस आ रहा था. मतलब जब एक पार्टिकल या एक ऑब्जेक्ट दो पॉइंट्स के बीच में बार बार आता जाता रहे, इसको बोलते हो टू एंड फ्रो मोशन. टू जाना, फ्रो मतलब वापस आना. तो डिफाइन कैसे करोगे? तो ऑसिलेटरी मोशन इज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट अबाउट अ मीन पोजीशन. मीन पोजीशन के अराउंड उसका टू एंड फ्रो चलता रहता है, जाता है आता है, जाता है आता है. तो पहले डिफाइन कर लेंगे. सो ऑसिलेटरी मोशन इज टू एंड फ्रो motion of a particle or an object about its mean position, या फिर about its equilibrium position, या फिर about its rest position. तो यहाँ तक क्लियर? तो जैसे ही वर्ड सुना ऑसिलेटरी मोशन, व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन? इट इज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, या फिर अबाउट इट्स रेस्ट पोजीशन. तो पार्टिकल जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है. तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन. अब ये जो ऑसिलेटरी मोशन होता है ये पीरियोडिक भी होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक मोशन? When a motion repeats itself after equal intervals of time, it is said to be periodic. For example, let us look at me. मैं क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ, मैं यहाँ पे गया, फिर वापस आया, राइट, फिर वापस गया, फिर वापस आया. ये पीरियोडिकली कर रहा. अगर मतलब हर बार एक ऑक्सीजन कंप्लीट करने में सेम टाइम लग रहा होगा, तो ऐसे मोशन को बोलते हो पीरियोडिक. क्या बोलते हो? So a motion which repeats itself after equal intervals of time, हर बार सेम टाइम के बाद वो मोशन खुद को रिपीट कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हो? पीरियोडिक. तो ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक
motion is periodic motion which repeats itself after equal intervals of time. तो हर बार सेम टाइम के बाद मोशन रिपीट होने वाला है, इसको बोलते हो तुम पीरियोडिक मोशन। और ऑसिलेटरी मोशन क्या है? पीरियोडिक है। बहुत सारे एग्जांपल्स है। लेट अस टेक फ्यू प्रैक्टिकल एग्जांपल। एक तो मैंने तुमको अभी पेंडुलम का बताया, वो आगे भी बताते रहूंगा, बट ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा एग्जांपल्स के साथ चलते रहेंगे। तो इफ आई टेक दिस पेंडुलम, ये पेंडुलम है, इमेजिन कर लो, इसको यहाँ लाया, छोड़ दिया। इज इट परफॉर्मिंग टू एंड फ्रो मोशन? यस। इज इट परफॉर्मिंग टू एंड फ्रो मोशन आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम? यस। हर बार सेम टाइम के बाद वो सेम पोजीशन पे है क्या? यस। तो ऐसे मोशन को क्या बोलोगे? पीरियोडिक। क्या बोलोगे? पीरियोडिक, राइट। एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल इज सिलाई मशीन का नीडल देखा है? नीडल ऑफ सेविंग मशीन, वो भी क्या करता है? अप डाउन पीरियोडिकली, राइट। सो दैट इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन। और अगर आपको पता होगा, आप स्कूल में जब थे तो आप लेक्चर को लेक्चर नहीं बोलते थे, आप बोलते थे पीरियड। क्यों बोलते थे? क्योंकि हर दिन सुबह 8 बजे मैथ्स है तो हर दिन सुबह 8 बजे मैथ्स ही है, हर दिन सुबह 9 बजे इंग्लिश का है तो इंग्लिश है। तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है? द सेम सब्जेक्ट इज रिपीटेड आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इसलिए उसको भी तुम लेक्चर नहीं बोलते थे, बोलते थे पीरियड है। किसका पीरियड है? मैथ्स का पीरियड है। किसका पीरियड है? साइंस का पीरियड है, राइट। तो पीरियडिक से मतलब क्या? व्हेन समथिंग रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज पीरियोडिक इन दिस केस। अब इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों बोला? उसका भी रीजन है। पीरियोडिक मोशन, देखो बाय द वे, जब तुम मोशन की बात करते हो ना, तो मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए या मोशन का स्टडी करने के लिए आप कुछ पैरामीटर्स यूज करते हो। पूरे साइंस में यही है, टू स्टडी समथिंग यू मेजर समथिंग, टू सी इफ अ मटेरियल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो यू मेजर समथिंग कॉल्ड एज करंट, है ना? पक्का? अगर आपको किसी मटेरियल का मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेक करना है तो तुम फोर्स अप्लाई करते हो, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी चेक करना है तो तुम करंट भेज के देखते हो, फिर करंट मेजर भी करते हो, फिर रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी मेजर करते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रेजिस्टेंस भी मेजर करते हो। वैसे मोशन का स्टडी करने के लिए 3 पैरामीटर हम लोग मेजर करते हैं: डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो जहाँ पे भी मोशन की बात होगी, मतलब पार्टिकल मूव होगा, तो पार्टिकल पोजीशन चेंज करेगा, और अगर पार्टिकल पोजीशन चेंज करेगा तो उसका क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट। और पार्टिकल ने 1 सेकंड में कितना पोजीशन चेंज किया, मतलब 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसको बोलते हो वेलोसिटी। क्या बोलते हो? वेलोसिटी। थोड़ा मैं स्लो डाउन कर लेता हूँ, लेकिन अच्छे से समझ लेना। व्हेन अ पार्टिकल चेंजेस इट्स पोजीशन, राइट, तो इट इज सेड टू बी इन मोशन। 1 सेकेंड में उसका पोजीशन में कितना चेंज हो रहा है, मतलब 1 सेकेंड में उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसको क्या बोलते हो? वेलोसिटी। तो तुम जब बोलते हो पार्टिकल का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, मतलब हर सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 5 मीटर इन अ गिवन डायरेक्शन। मैंने जब बोला कि एक पार्टिकल की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, मतलब हर एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 10 मीटर, करेक्ट। अब ऐसा भी हो सकता था कि पार्टिकल का वेलोसिटी ही चेंज हो रहा है, पहले 2 मीटर पर सेकेंड था, अभी 4 मीटर पर सेकेंड हो गया, फिर 8 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो जब वेलोसिटी चेंज होता है हर सेकेंड में, वेलोसिटी में कितना चेंज है, उसको क्या बोलते हो? एक्सेलरेशन। क्या बोलते हो? एक्सेलरेशन। अब जो पीरियोडिक मोशंस होते हैं, जैसे ये ऑसिलेटरी मोशन, ऐसे मोशन के केस में डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में, वेलोसिटी के इक्वेशन में और एक्सेलरेशन के इक्वेशन में या तो साइन आएगा या तो कॉस आएगा। कौन कौन आएगा? साइन या कॉस, साइन या कॉस, याद रखना। और तुमको ये पता होना चाहिए कि ये जो साइन फंक्शन है या जो कोसाइन फंक्शन है, इन दोनों का कॉमन नेम है, इन दोनों का कॉमन नेम है हार्मोनिक फंक्शंस। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? हार्मोनिक फंक्शंस। क्या बोलते हैं इसको? हार्मोनिक फंक्शंस, याद रखना। साइन और कोसाइन का जनरल नाम क्या है? हार्मोनिक फंक्शंस। अगर मोशन का स्टडी करना है तो तुमको कौन से पैरामीटर चाहिए? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अगर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन में साइन और कॉस आ गया तो उस मोशन को मैं क्या बोलूंगा? हार्मोनिक मोशन। क्या बोलूंगा?
हार्मोनिक मोशन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में, वेलोसिटी में और एक्सेलरेशन में या तो साइन है या फिर कॉस है. तो सच मोशंस, पीरियोडिक मोशंस in which the equation of displacement, velocity and acceleration contains harmonic function is known as harmonic motion. इसको सिंपल क्यों बोला? लीनियर है इसलिए क्या बोला इसको? सिंपल. तो इसलिए बोलते हो सिंपल हार्मोनिक मोशन. सो सच पीरियोडिक मोशंस या फिर ऐसा भी बोल सकते हो द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सच पीरियोडिक मोशन, द डिस्प्लेसमेंट, velocity and acceleration of such periodic motions are harmonic functions and hence the motion is said to be simple harmonic motion. is said to be क्या बोलते हैं इसको? सिंपल हार्मोनिक मोशन. और बाय द वे सिंपल बोलने का रीजन ये भी है क्योंकि लीनियर मोशन है. मैं डिफाइन तो करूंगा बाद में, अभी तो सिर्फ हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. तो ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट क्यों होता है? क्योंकि कोई भी नया चैप्टर चालू हुआ, नया मतलब जो भी नई चीज होती है ना, वो समझने में टाइम लगता है. एवरीथिंग न्यू टेक्स टाइम. तुम भी कोई पहली बार जब बच्चे थे तो खड़े होकर भागने नहीं लगे थे. यू स्टैंड, स्टेबल योरसेल्फ, ट्राई टू वॉक, फॉल डाउन, फिर एक कदम चले, गिर गए, फिर अगले दिन 2-3 कदम चल गए धीरे धीरे. तो इसलिए हर एक चैप्टर स्टार्ट करते हुए थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूरी होता है. तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट में सिर्फ व्हाट आई वांटेड यू टू नो कि जैसे तुमने ऑसिलेशन सुना, मतलब ये मोशन है टू एंड फ्रो अबाउट अ मीन पोजीशन, और ये मोशन है पीरियोडिक, मतलब द मोशन विल रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. और जो मोशन खुद को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता है, उसके डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन के इक्वेशंस में साइन या कोसाइन आता है, मतलब वो हार्मोनिक है. इसलिए इस मोशन को बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल बोला क्योंकि वो लीनियर है. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. बराबर. अब अगला टॉपिक देखोगे ना, तो अभी अगले टॉपिक में तुम डिटेल में सीखोगे लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. है क्या अगला टॉपिक ऐसा? क्या है अगला टॉपिक का टाइटल? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो अब हम डिटेल में लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टडी करेंगे. और अगली बार से सिंपल हार्मोनिक मोशन को मैं बोलूंगा SHM. सिंपल हार्मोनिक मोशन. अब डिटेल मतलब हमको डिफाइन भी करना है कि लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्चुअली है क्या, उसको डिफाइन कैसे करेंगे. किसी भी मोशन को मैं SHM नहीं बोल सकता हूँ. इस पे CET JEE नीट में क्वेश्चन आते हैं, आपको 3-4 इक्वेशन दे देते हैं, बोलते हैं कि बताओ इसमें से कौन सा सिंपल हार्मोनिक मोशन है. तो कौन सा सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो हमको अभी समझना है. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करने से पहले लेट अस टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल. सबसे पहले तुमको पता है अब लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. तो मैं वो लिखने नहीं वाला, तुमको पता है, नोट्स में दिया ही है. लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द मोशन ऑफ अ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट. कौन सा मोशन? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल और एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. इसको क्या बोलेंगे? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. एग्जाम्पल तुमको पहले से दे दिया, मोशन ऑफ पेंडुलम, मोशन ऑफ नीडल ऑफ अ सीविंग मशीन. अब हमको थोड़ा प्रैक्टिकल वे से समझना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है. तो लेट अस टेक अ वर्टिकल सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट. ये जैसे कि एक वॉल है, दिस इज अ वॉल, दीवार, और हमारे पास यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है जो फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन नहीं है मतलब. तो यू हैव अ प्लेटफॉर्म हियर विच इज फ्रिक्शन लेस. ओके, गुड. फ्रिक्शन लेस है, याद रखना फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे. हमने इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया, तो लेट अस कीप अ ब्लॉक ओवर हियर.
राइट। ये एक्चुअली है एक ही केस, मैं 3 बार ड्रॉ कर रहा हूँ। हमारे पास एक ही टेबल है और एक ही टेबल पे एक ही ब्लॉक है, मैं 3 बार ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ बताना है यहाँ पे, इसके लिए 3 बार ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ तक समझ में आया क्या? ये एक वर्टिकल सपोर्ट था, रिजिड सपोर्ट जैसे दीवार, ये एक टेबल था फ्रिक्शनलेस, उसके ऊपर एक ब्लॉक है जिसका मास m है, m इज द मास ऑफ द ब्लॉक। इसको हमने एक स्प्रिंग के हेल्प से कनेक्ट कर दिया और अब तक हमने स्प्रिंग को या ब्लॉक को मूव नहीं किया। तो जब तुम स्प्रिंग को या ब्लॉक को मूव नहीं कर रहे हो मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। किस पे है? किस में है? रेस्ट में। इस पोजीशन को बोलते हैं मेन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब इस केस में फोर्सेस आर बैलेंस्ड। क्यों बैलेंस्ड? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट mg, ये टेबल पे एक्शन है, टेबल क्या लगाएगा? रिएक्शन, जिसको तुम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हो। तुम खुद बेंच पे बैठे हो, योर वेट इज एक्शन और बेंच क्या लगा रहा है? रिएक्शन। डू यू रिमेंबर न्यूटन थर्ड लॉ? एवरी एक्शन हैज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। तो जितना वेट है एक्शन उतना ही रिएक्शन है, मतलब ये बैलेंस हो गया। हो गया ना बैलेंस? यस। अब तक मैंने स्प्रिंग को ना कंप्रेस किया ना स्ट्रेच किया, तो स्प्रिंग भी इस ब्लॉक पे कोई फोर्स लगा रहा है क्या? नहीं। तो नेट फोर्स कितना है? 0। तो जब नेट फोर्स ऑब्जेक्ट पे 0 हो उसको बोलते हो इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और इक्विलिब्रियम के स्टेज में ऑब्जेक्ट जहां पे भी हो उसको बोलते हो इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या बोलते हो? इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ये लाइन कौन है फिर? ये लाइन है इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कौन है ये? इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सही? पक्का पक्का? श्योर? 100%? गुड। अब हमने दो चीजें की। एक, इस ऑब्जेक्ट को राइट में मूव किया, राइट में डिस्प्लेस किया। जब ऑब्जेक्ट को मैं राइट में डिस्प्लेस करूंगा तो स्प्रिंग क्या होगा? स्ट्रेच होगा। डिस्प्लेसमेंट इज टू द राइट, करेक्ट? when you move the object to the right when you move the object to the right, the spring gets stretched। और चूंकि स्प्रिंग इज इलास्टिक इन नेचर, डू यू रिमेंबर चैप्टर नंबर 6 ऑफ 11th मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, इलास्टिसिटी। इलास्टिक इन नेचर बोलना मतलब अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं तो बॉडी के अंदर इंटरनल फोर्स डेवलप होता है जिसको तुम बोलते हो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। वो रिस्टोरिंग फोर्स का काम ये होता है कि जब तुमने एक्सटर्नल फोर्स हटा दिया तो वो ऑब्जेक्ट का शेप और साइज वापस से वैसा ही कर दे जैसा पहले था। तो तुमने जब स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, राइट, तो स्प्रिंग के अंदर के मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस बढ़ा, मतलब स्प्रिंग के अंदर के मॉलिक्यूल्स दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर। मतलब अब अगर मैं रिलीज करता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ, तो वो जो अंदर फोर्स बना है इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, वो इस ऑब्जेक्ट को वापस कहाँ ले जाएगा? अपनी जगह पे ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? अपनी जगह पे। अपनी जगह मतलब कौन सी जगह? इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इस पोजीशन में, स्ट्रेच्ड पोजीशन में, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? टू द राइट। और फोर्स कहाँ है? टू द लेफ्ट। फोर्स कहाँ है? टू द लेफ्ट। इफ द डिस्प्लेसमेंट इज टू द राइट मतलब स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड, तो स्प्रिंग विल प्रोड्यूस अ रिस्टोरिंग फोर्स दैट विल टेक द ऑब्जेक्ट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन पे लेके जाना मतलब क्या करना? रिस्टोर करना। क्या करना? रिस्टोर करना। अब उल्टा भी सोचो, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को टू द लेफ्ट मूव करता तो इस केस में स्प्रिंग क्या होता? कंप्रेस, है ना? अरे कंप्रेस हो भी जाओ, हो गया, थैंक यू। जिद्दी स्प्रिंग है, इट वॉज नॉट गेटिंग कंप्रेस, एनीवेज अभी हो गया। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है? टू द लेफ्ट। तो जब स्प्रिंग कंप्रेस हुआ उस केस में स्प्रिंग का जो फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स, वो टू द राइट है, राइट? करेक्ट? तो इफ द डिस्प्लेसमेंट इज टू द राइट, restoring force is to the left. If the displacement is to the left, restoring force is to the right. पक्का? मतलब दोनों ही केस में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड। तो ऐसे केस में होता ये है, जितना फोर्स है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा फोर्स, बराबर? तो इन सच केसेस force is always proportional to displacement. Force is proportional to
डिस्प्लेसमेंट, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करोगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स। क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स। इफ यू रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तो तुम क्या लिखोगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या लिखोगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो ये के कौन है, ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बट विद अ माइनस साइन। माइनस क्यों, because force and displacement were oppositely directed. So negative sign here, negative sign indicates that force and displacement are oppositely directed, are oppositely directed. इक्वेशन नंबर 1 काम में आएगा ये। और ये जो k है, वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज, इसके दो नाम है, इसको या तो स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं या फिर इसको फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, विच इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट। पक्का, गुड। मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमने सबसे पहले ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है डिफाइन किया, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अबाउट अ मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन इज नॉर्मली पीरियोडिक मोशन, मतलब इट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ये याद रखना। और पीरियोडिक मोशन जो होता है उसमें साइन या कोसाइन आता है डिस्प्लेसमेंट में या वेलोसिटी में या एक्सेलेरेशन में, इसलिए इसको बोलते हो सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमको अभी डिटेल में समझना है व्हाट इज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, पहले डिफाइन करना है, तो पहले डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन करने के लिए एक सिचुएशन लिया मैंने। हमारे पास एक ब्लॉक था जो एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा है, फ्रिक्शनलेस टेबल है, एक स्प्रिंग कनेक्ट कर दिया। अब तक हमने ब्लॉक को डिस्प्लेस नहीं किया, तो फोर्सेस बैलेंस्ड है, इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम है। तो जो भी पोजीशन होता है इक्विलिब्रियम में उसको बोलते हो इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये जो लाइन ड्रॉ किया ये कौन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द ब्लॉक। अब अगर मैं ब्लॉक को राइट पे डिस्प्लेस करता हूँ तो स्प्रिंग स्ट्रेच होता है, तो स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स। अगर मैं ब्लॉक को लेफ्ट में मूव करता हूँ तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा, तो स्प्रिंग उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, राइट टू द राइट। तो दोनों केसेस में यू सी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, बट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड, तो इसलिए माइनस साइन लगा दी। और जो के लिखा है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, विच इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट। और याद रखना सीईटी तो ठीक है, लेकिन जेई नीट में बहुत लगता है, ये बहुत जगह पे काम में आता है। मैं बता देता हूँ सिर्फ आपको, इसके डायमेंशंस भी पूछ सकते हैं। तो k इक्वल टू एफ बाई एक्स, मुझे पता है माइनस है, मुझे पता है, मैं मॉड लिख रहा हूँ तो माइनस नहीं लिख रहा हूँ। व्हाट इज फोर्स, न्यूटन, एक्स मीटर, तो न्यूटन पर मीटर, ये हो गया ऐसा यूनिट। तो ऐसा यूनिट ऑफ k इज न्यूटन पर मीटर, ऐसा यूनिट ऑफ k इज न्यूटन पर मीटर। डायमेंशंस बोलोगे, फोर्स के डायमेंशन होते हैं m1 l1 t-2 और x होता है l1, तो l1 कैंसल, तो क्या हो गया m1 t-2। तो डायमेंशनली स्पीकिंग k के डायमेंशंस होंगे m1 t-2, बराबर, गुड। तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो नोट्स में नहीं दिए, पर तुमको पता होना चाहिए, खुद को निकालते आना चाहिए। अब फोर्स का इक्वेशन मिल गया, यस, बट व्हाट इज फोर्स इन जनरल, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 2। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम था, तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो एम ए इक्वल्स टू माइनस के एक्स, एम ए इक्वल्स टू माइनस के एक्स, तो ए इक्वल्स टू माइनस के बाई एम एक्स, बराबर। अभी जो k बाई एम होता है ना, ये k बाई एम होता है ओमेगा स्क्वायर। क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर। ऐसे कैसे होता है, सब बुक्स में दे दिया ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, क्यों ओमेगा स्क्वायर, वाई, वैसे बताओ व्हाट इज ओमेगा। ओमेगा ही नहीं पता तो फिर ओमेगा स्क्वायर क्या समझेगा। ओमेगा
एंगुलर स्पीड या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दोनों एक ही चीज़ है, डायमेंशनली एक ही चीज़ है। तो ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर स्पीड करेक्ट है। तो ये के बाई एम कैसे आया, थोड़ा सोचो, डायमेंशनली सोचो। तुमने ही बोला हाँ एंगुलर स्पीड, और एंगुलर स्पीड होता है एंगल अपॉन टाइम, होता है कि नहीं ऐसा? जैसे तुमसे पूछा व्हाट इज लीनियर स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीटर पर सेकेंड। वैसे एंगुलर स्पीड क्या होता है, एंगल अपॉन टाइम। अब अगर थोड़ा और डिटेल में समझना है, लीनियर स्पीड का मतलब ये होता है कि एक सेकेंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया। एंगुलर स्पीड का मतलब होता है कि एक सेकेंड में पार्टिकल ने कितना एंगल कवर किया। बराबर, करेक्ट। तो ये एंगल अपॉन टाइम है, एंगल तो डायमेंशन लेस होता है ना, तो इसके डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, वन अपॉन टाइम, वन अपॉन टाइम, याद रखना, वन अपॉन टाइम, याद रखना, भूलना नहीं इसको, भूलना नहीं, वन अपॉन टाइम है वो, तो टी रेज़ टू माइनस वन है। के बाई एम, के का डायमेंशन निकाला क्या तुमने? हाँ, यस, क्या था के का डायमेंशन, m1 t माइनस टू, बराबर। और मास तो m1 है, तो क्या हो गया, कैंसिल। तो k बाय m के डायमेंशंस क्या आ गए, टी रेज़ टू माइनस टू। के बाय m के डायमेंशंस क्या आ गए, टी रेज़ टू माइनस टू। और ओमेगा के डायमेंशंस क्या थे, टी रेज़ टू माइनस वन। तो ओमेगा स्क्वायर के डायमेंशंस क्या आएंगे, टी रेज़ टू माइनस टू। तो तुमने देखा डायमेंशनली ओमेगा स्क्वायर और के बाय एम क्या है, सेम है, इसलिए हम लोग लिखते हैं के बाय एम इज ओमेगा स्क्वायर। तो ये सब चीजें, हर चीज तुमको बुक्स में नहीं मिल सकती है और ना ही नोट्स में मिल सकती है। कुछ कुछ चीजें हमको खुद को भी करनी पड़ती है, हर चीज तुम अगर मेमोराइज कर लोगे, बट के बाय एम इज ओमेगा स्क्वायर, क्यों, समझ लो, के बाय एम इज ओमेगा स्क्वायर, डायमेंशनली डायमेंशन सेम आता है इसके लिए। अब अगर ऐसा है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, बराबर। के बाय एम को क्या लिखा मैंने, ओमेगा स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। अब इट इज राइट टाइम टू डिफाइन व्हाट इज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी तक डिफाइन नहीं किया, अभी डिफाइन करेंगे। तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन कैसे करेंगे, सबसे पहले नाम में ये लीनियर, तो ये मोशन कौन सा है, लीनियर। कौन सा मोशन है, लीनियर। सो द लीनियर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट in which the linear motion of an object in which force या फिर acceleration, you see, force is proportional to displacement and acceleration is also proportional to displacement. you see, यहाँ भी माइनस साइन था, वहां भी माइनस साइन है, मतलब the linear motion of an object in which restoring force or acceleration is directed opposite to that of displacement, क्योंकि माइनस साइन है, and its magnitude is proportional to displacement. तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड किसको प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट को। फोर्स का मैग्नीट्यूड भी किसको प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट को। और फोर्स का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अपोजिट टू व्हाट, अपोजिट टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, अपोजिट टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। तो डिफाइन कर लेंगे, डिफाइन कैसे करोगे, देयरफॉर the linear motion of an object, the linear motion of an object, of an object or particle, the linear motion of an object, याद रखना, the linear motion of an object in which force मतलब acceleration, क्योंकि दोनों ही force and acceleration are directed opposite, are directed opposite, opposite किसको थे, to that of displacement, are directed opposite to displacement, are directed opposite to displacement, and what, and its magnitude, किसका मैग्नीट्यूड, फोर्स का या फिर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, इस मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, is proportional to displacement, is known as linear simple harmonic motion, is known as linear simple harmonic motion। बराबर यहां तक, श्योर श्योर, 100% क्लियर।
तो किसी भी मोशन को तुम लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल सकते हो क्या? नहीं। तो सिर्फ उस मोशन को लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलोगे जिसमें फोर्स या फिर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अपोजिट टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ऐसा मोशन जिसमें फोर्स का या एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट को अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल हो, उसको बोलोगे लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जो क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा था कि क्वेश्चन आते हैं ऐसे, सीईटी में भी आते हैं, 4 इक्वेशन दे देंगे, बोलेंगे बताओ कौन सा एसएचएम है। 4 इक्वेशन जब दे देंगे, किसका इक्वेशन देंगे? डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन देंगे। मान लो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दे दिया आपको, x इक्वल टू समथिंग समथिंग, तो कैसे वेरीफाई करोगे? तो पहला डेरिवेटिव लोगे, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट? वेलोसिटी। फिर दूसरा डेरिवेटिव लोगे, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी? एक्सेलरेशन। और अगर एक्सेलरेशन में इक्वल टू समथिंग समथिंग सम कांस्टेंट माइनस और x ऐसा आ गया, मतलब वो मोशन कौन सा है? लीनियर सिंपल हार्मोनिक। और अगर ऐसा नहीं आया, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, और अगर ऐसा नहीं आया तो वो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या? नहीं है। तो याद रखना है। गुड, ओके। तो अब यहां तक क्लियर? पक्का पक्का, हाँ कि ना? तो अब तक हमने क्या किया? अब तक हमने सिर्फ ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है वो समझा, फिर हमने लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन डिफाइन किया। अब हमको बनाना है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। है कैसा अगला टॉपिक? है क्या? हाँ या ना से बोल दो। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। अबे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? हर जगह पे मैथ्स है, इधर तो बहुत मैथ्स है, पर इजी है। व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? हमको क्या पता, अब इधर तो मैथ्स में हुआ नहीं। व्हाट इज इक्वेशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन? मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन ही पूछता हूँ, मैं ज़्यादा हाईफाई नहीं पूछता। हाईफाई तो मुझे बताना है ना, आपसे क्यों पूछूंगा? इक्वेशन मतलब जिसमें इक्वल टू आए उसको इक्वेशन बोलते हो। एक लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म है, एक राइट हैंड साइड पे टर्म है और बीच में इक्वल टू लिखा है, वो इक्वेशन होता है। और जहाँ पे इक्वल टू नहीं हो वहाँ पे लेस देन होगा या फिर ग्रेटर देन होगा, उसको इनइक्वालिटी बोलते हैं। मैथ्स में पढ़ा है ना, मैथ्स में इनइक्वालिटीज। इस तरीके से सोचा नहीं, ये तुमको चेंज करना पड़ेगा। वंस यू चेंज द मेथड ऑफ थिंकिंग, साइंस गजब चीज है, एकदम इंटरेस्टिंग है। बट यू हैव टू इमेजिन, उसके लिए यू हैव टू फोर्स योर सेल्फ। शुरू में पढ़ने बैठो, बाकी सब काम धाम छोड़ के पढ़ो। एक बार तुमको आदत पड़ गई ना पढ़ने की, देयर इज नो स्टॉपिंग। तो ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल टू आए वो इक्वेशन होता है, और ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल टू भी आए और कुछ टर्म्स के डेरिवेटिव भी आए, उसको बोलते हो डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एग्जांपल देता हूं, y इक्वल्स टू mx, ये इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ इक्वेशन लिखता हूँ dy बाई डी एक्स इक्वल टू के एक्स, ऐसा कुछ लिख दिया, तो ये इक्वेशन है, इसमें डेरिवेटिव है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। राइट, ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बहुत सिंपल बताया मैंने आपको, इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में मैथ्स में समझेगा। बहुत कुछ होता है, ऑर्डर ऑफ इक्वेशन, डिग्री ऑफ इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, तो अभी जितना लगेगा उतना बता दूंगा मैं। अभी आपको बोला डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, मतलब लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऐसा एक इक्वेशन है जिसमें डेरिवेटिव्स आते हैं और वो इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है, उसको बोलते हो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन। और बहुत सिंपल है,
नाम में सिंपल तो सिंपल होगा ही ना। अभी तुमने एक्सेलरेशन का इक्वेशन डिराइव किया कि नहीं? तो व्हाट इज ए माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बट डू यू नो, अभी ये डू यू नो भी नहीं बोलना चाहिए, बट यू नो ए इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। You also know, what do you also know is v equals to dx by dt. Therefore, a equal to जो dv by dt था उसको तुमने लिख दिया d dt of dx by dt। v की जगह पे क्या लिख दिया? dx by dt। तो ये हो गया d2x by dt square। सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट is acceleration. First derivative of displacement is velocity and second derivative is acceleration. So therefore equation number 2, equation number 1, therefore from equation number 1 and 2, from 1 and 2 a क्या है d2x by dt square equals to क्या है माइनस ओमेगा स्क्वायर x, राइट। ये पहला फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन का। किसका डिफरेंशियल इक्वेशन? लीनियर एसएचएम का पहला फॉर्म। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। सिर्फ इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये दूसरा फॉर्म है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम एक्स इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि ओमेगा स्क्वायर क्या था? के बाई एम। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई बाई एम, तो m d2x बाय डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इक्वल्स टू 0, क्योंकि m और m क्या हो गए? कैंसर। तो ये चारों के चारों इक्वेशन, मतलब इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6, दीज आर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ लीनियर एसएचएम। तो उसमें से सबसे ज्यादा यूज होता है ये वाला, मोस्टली यूज्ड, बराबर, करेक्ट। तो ऐसा इक्वेशन कहीं भी दिखा तो इट रिप्रेजेंट्स मोशन ऑफ अ पार्टिकल along a straight line in which acceleration is proportional to displacement but the direction is opposite to displacement, मतलब it represents linear simple harmonic motion। तो linear simple harmonic motion को तुम एक differential equation से भी represent कर सकते हो। तो this is differential equation of linear simple harmonic motion। पक्का? श्योर? गुड? हाँ कि ना? समझा तो आगे जाओ, नहीं समझा तो फिर रिपीट कर दूं। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस? पक्का? तो कुछ नहीं है, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स था, a की जगह पे dv बाई dt लिखा, v की जगह पे dx बाई dt लिखा, तो a बन गया d2x बाई dt स्क्वायर। तो d2x बाई dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, मतलब d2x बाई dt स्क्वायर प्लस k बाई एम एक्स इक्वल टू 0, मतलब m d2x बाई dt स्क्वायर प्लस k x इक्वल्स टू 0, बराबर। बन गया ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्यों चाहिए? हम ऐसा ही तो नहीं ना कि हाँ बस ऐसा ही है इसलिए बस इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन क्यों चाहिए? क्योंकि इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, अभी तो पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन? नहीं, यू हैव टू नो दिस। ये छोटे छोटे बातें हैं जो विच विल मेक अ वेरी बिग डिफरेंस इन योर करियर इन फ्यूचर। चलो मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, ये इक्वेशन को क्या बोलते हो? क्वाड्रेटिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन? द वैल्यू ऑफ x फॉर विच LHS इज इक्वल्स टू, बस दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो सिमिलरली x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम हो जाए उसको बोलते हो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, बराबर। अब हमको डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए क्यों? अब थोड़ा सा हमको मैथ्स और फिजिक्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए अब इसके आगे ध्यान अच्छे से होना चाहिए। क्या है अगला टॉपिक? पढ़ो, क्या है? एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। तो अगला टॉपिक है इन द लिस्ट एक्सेलरेशन, वेलोसिटी and displacement of particle
of particle performing SHM, performing simple harmonic motion, of course linear simple harmonic motion। तो भी ध्यान दो, थोड़ा सा मैथ्स और फिजिक्स को कनेक्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए पहले मोशन को अच्छे से समझ लो। आई एम पार्टिकल, I am at rest, this is my main position, which is the center of this platform. I'll start my motion, go to left extreme, mean, right extreme, again mean। ये एक चक्कर खत्म हो गया, मोनोसेशन। मैं ऐसा करता रहूँगा बार बार, करेक्ट? बार बार करना मतलब रिपीट करना, पीरियोडिक हो गया, यस। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में है, टू एंड फ्रो हो गया, यस। अब ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं वो तब समझेगा जब a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होगा तो। और दूसरा, अगर डिस्प्लेसमेंट या फिर वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन के इक्वेशन में साइन या कॉस आ गया तो, क्योंकि उसी को तो तुम बोल रहे हो हार्मोनिक मोशन। हमको डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या चाहिए? हमको डिफरेंशियल इक्वेशन से यही तीन चीज चाहिए, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। अब एक्सेलरेशन तो पता ही है हमको, सिर्फ उन्होंने घुमा घुमा के वापस लिख के दिया है। मतलब नोट्स में क्या होता है या टेक्स्ट बुक में क्या होता है, वो थोड़ा सा लिखना पड़ता है ना, तो बोलते चलो पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। अरे तुमको एक्सेलरेशन तो पता ही था ना, तुमने एक्सेलरेशन के इक्वेशन से ही तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया, अब वो उल्टा करके दिया है। अब वो बोलेंगे वी नो दैट फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर मोशन, वी नो दैट। क्या पता है तुमको? पता, तुमको पता है m d2x बाय dt स्क्वायर प्लस के एक्स इक्वल्स टू 0। फिर m से डिवाइड कर देंगे, फिर बोलेंगे देयरफॉर d2x बाय dt स्क्वायर प्लस k बाय m x इक्वल्स टू 0। देयरफॉर d2x बाय dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस k बाय m x। देयरफॉर a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। मिल गया एक्सेलरेशन का इक्वेशन। अच्छा पता था हमको, तो तुमको एक्सेलरेशन का इक्वेशन पता ही है, क्योंकि तुमने लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन ही वैसे किया। ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट एंड ए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, वो तो पता ही था। तो इसका मतलब तुमको एक्सेलरेशन फाइंड करना ही नहीं था। तुमको स्टार्ट कहाँ से करना है? कहाँ से करना है? बोलोगे क्यों वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट से क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते? तो थोड़ा मैथ्स पता होना चाहिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। अगर डिस्प्लेसमेंट पता है तो डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लोगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा। लेकिन अगर तुमको वेलोसिटी पता है और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो तुमको वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ऐसा है, बराबर? तुमको अब तक सिर्फ एक्सेलरेशन ही पता है, तुमको बाकी कुछ नहीं पता। अगर तुमको वेलोसिटी पता है और तुमको a चाहिए तो तुम v का डेरिवेटिव लोगे तो a मिल जाएगा। पर अगर तुमको a पता है और तुमको v चाहिए तो तुम a को इंटीग्रेट करोगे तो v मिलेगा। ऐसा पक्का? तो तुमको क्या पता है? a। इसलिए ऑर्डर उल्टा है। डिस्प्लेसमेंट पता हो तो वेलोसिटी मिल जाता है, वेलोसिटी पता हो तो a मिल जाता है। a पता हो तो v फाइंड करना पड़ेगा, v फाइंड करोगे तो x मिलेगा। If you know displacement, take derivative, find velocity. If you know velocity, take another derivative, find acceleration. If you know acceleration, take integration, you find velocity. If you know velocity, take another integration, you will find displacement. Displacement पता है, velocity मिलेगा, velocity पता है, a मिलेगा, a पता है, v मिलेगा, v पता है तो x मिलेगा, बराबर? तो तुमको पता क्या है? a। तो अभी क्या फाइंड करोगे? वेलोसिटी। अब यहाँ पे मैथ्स चालू हो जाएगा, इसमें इंपॉर्टेंट है वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं? a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से स्टार्ट करना, फिर बोलना नहीं वेट, a इक्वल्स टू dv बाई dt, है कि नहीं ऐसा? हाँ, देयरफॉर यू कैन से dv बाई dt इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकल नॉलेज होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको बोला x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। जोर से बोलो। सॉल्व ही नहीं हो सकता है, दो अननोन है, एक इक्वेशन है,
सॉल्व नहीं होता है। तो दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। सिमिलरली डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग है, सेम टाइप का है, थोड़ा डिफरेंट है। इफ यू सी, इसलिए मैंने बोला ना, सिर्फ मैथ्स या सिर्फ फिजिक्स करके नहीं चलता है, यू हैव टू क्लब बोथ ऑफ दिस। अब मैं वापस से जो मोशन में परफॉर्म कर रहा था, मैं वापस परफॉर्म करके बताता हूँ आपको। जितना ज़्यादा इमेजिन करोगे उतना तुम्हारे लिए आसान है। मैंने मोशन स्टार्ट किया, मेरा वेलोसिटी बढ़ता, सॉरी कम होता गया, पहले ज़्यादा था, कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, मतलब पोजीशन के साथ साथ वेलोसिटी कम हो रहा है, मतलब वहाँ पे एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी चेंज होना मतलब क्या होना, एक्सेलरेशन। फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे मैं रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि मेरे को क्या लेना था, टर्न, वापस जाना है, राइट। यू टर्न लेने के लिए रुकते हो ना, कि ऐसे जाते हो और डायरेक्ट भाग के आते हो। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो रियल लाइफ का, अगर उसको 180 डिग्री टर्न लेना है तो उसको रुकना पड़ता है। तो फिर मैं एक्सट्रीम पे आके रुका, मैं मतलब पार्टिकल रुका, मतलब मेरा स्पीड कितना है, 0। अब बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, मैक्सिमम है मीन पे, फिर कम होते गया कम होते गया कम होते गया कम होते गया, 0 एक्सट्रीम पे। फिर टर्न होगा, फिर बढ़ेगा 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 मैक्सिमम मीन पे, और कम होगा कम होगा कम होगा, 0 एक्सट्रीम पे। तो जब मैंने आज चैप्टर स्टार्ट किया, तुमने ध्यान नहीं दिया। साइंस समझने के लिए बहुत ध्यान देना पड़ता है। देखो थोड़ा इसको देखो क्या हो रहा है, पता है? एक्सट्रीम पोजीशंस पे वेलोसिटी टेम्पररी 0 हो रहा है, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है उसका स्पीड कम हो रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी है, कम होना चाहिए, हो रहा है। यहाँ पे आया 0 हो गया, यहाँ से नीचे गया फास्ट हो रहा है क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी है। ये आ गया उसका मेन पोजीशन, फिर कम हो रहा है, फिर 0 है, फिर बढ़ते जा रहा है, फिर मैक्सिमम है, बराबर। इसका मतलब यहाँ पे 3 वेरिएबल है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। टाइम तो वेरिएबल है ही, टाइम तो बढ़ता ही रहता है ना, कि टाइम रुक जाएगा, नहीं तो तेरा काम कर ले मैं रुक जाता हूँ, ऐसा नहीं होता ना। तो 4 वेरिएबल है, और इस इक्वेशन में उस 4 में से 3 वेरिएबल है। एक्स चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, वी भी चेंज हो रहा है, अभी बताया मीन पे मैक्सिमम, एक्सट्रीम की तरफ जाते वक्त कम हो गया, और टी भी चेंज हो रहा है। जैसे मैंने आपको पूछा x + y = 2, आंसर बताओ, एक्स एंड वाई, नहीं होता सॉल्व, क्योंकि दो अननोन तो दो इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ा चेंज है, डिफरेंशियल इक्वेशन तब सॉल्व होता है जब एक इक्वेशन में 2 ही वेरिएबल हो। कितने हो, कितने हो, 2। यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन, बी, टी एंड एक्स। तो जब ऐसा हो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं होता, तो तुमको एक वेरिएबल को यहाँ से हटाना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स की भाषा में मेथड ऑफ एलिमिनेशन है, तो वही, सिर्फ भाषा थोड़ा सा हाई फाई है। तो एक काम करना, इनको अलग अलग कर देना, अलग अलग कर दिया, और अलग अलग करके सिर्फ dx एडजस्ट कर दिया। इसको आप डेरिवेटिव की भाषा में बोलते हो चेन रूल। क्या बोलते हो, चेन रूल, राइट। यू नो व्हाट इज dx/dt? अभी बताया था, v dv वेलोसिटी, dx/dt इज v, तो ये कौन बन गया, v। तो dv/dx इंटू v इक्वल्स टू -ω² x। मतलब ये क्या बन गया, dv और v क्या हो गया, v²। नहीं होता है, नहीं होता है, वो डेरिवेटिव के अंदर है और वो v बाहर था, इसलिए मैं इसको आगे लिख रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए, नहीं तो v² बना दिए, v² नहीं होता है वो। अब देखो, सिर्फ चेन रूल से क्या हुआ, यू सी, ये इक्वेशन डिफरेंशियल है, यस, डेरिवेटिव है, यस। कितने वेरिएबल है, 2। टाइम गया, सिर्फ v और x। अब अगर ऐसा हो, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन में जिसमें 2 ही वेरिएबल है और वेरिएबल्स को सेपरेट करना पॉसिबल है, सेपरेट मतलब v एक साइड, x एक साइड, इसको बोलते हो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। क्या बोलते हैं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, जो आप इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में सीख जाओगे। अभी जितना जरूरत है उतना बताऊंगा मैं, बताना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा आगे। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मतलब सिर्फ वेरिएबल को सेपरेट करना, तो कर लेंगे ना, dx को उठा के वहां रख देंगे तो हो गया। तो v dv इक्वल्स टू -ω² x dx।
तो पहला स्टेप था टू ब्रिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, आ गया, सेपरेट द वेरिएबल हो गया। तीसरा स्टेप होता है इंटीग्रेट, क्या क्या होता है, इंटीग्रेट। सो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, अब तुमने इंटीग्रेट कर लिया तो इंटीग्रेशन वी डी वी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर, बाहर कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन का क्या कहाँ जाता है, बाहर, कहाँ जाता है, बाहर, कहाँ जाता है, बाहर, कहाँ जाता है, बाहर। और ये इंटीग्रल कौन सा है, डेफिनाइट है कि इनडेफिनाइट है, इनडेफिनाइट है, तो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी चाहिए। तो इंटीग्रेट करने के बाद लिखो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी, v square by 2. What is integration of x dx, x square by 2 plus c, where c is constant of integration. constant of integration हम लोग तब लिखते हैं जब हमें वो लिमिट्स नहीं पता होते, मतलब डेफिनाइट नहीं है, वो इनडेफिनाइट है। लेकिन अभी मुझे अगर v का इक्वेशन चाहिए तो मुझे c की वैल्यू फाइंड करनी ही पड़ेगी। अभी c की वैल्यू फाइंड होती है फ्रॉम बाउंड्री कंडीशन, तो वैल्यू ऑफ c, हाँ बताता हूँ बाउंड्री कंडीशन मतलब क्या होता है, कैन बी डिटरमाइंड, ध्यान दोगे तो सब समझेगा, डिटरमाइंड बाय बाउंड्री कंडीशंस, बाय बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाउंड्री, बॉर्डर। अब यहाँ पे बाउंड्री पे क्या हो रहा है, पार्टिकल को रुकना पड़ा, क्यों रुकना पड़ा, क्योंकि उसको वापस आना है। और बाउंड्री, अब थोड़ा ज्यादा इमेजिन करो, ये था मेन पोजीशन, पार्टिकल का राइट साइड पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसको बोलते हो एम्पलीट्यूड, क्या बोलते हैं उसको, एम्पलीट्यूड। और लेफ्ट साइड पे भी मैक्सिमम को क्या बोलते हो, एम्पलीट्यूड, क्या बोलते हो, एम्पलीट्यूड। इसका मतलब बाउंड्री पे मतलब एम्पलीट्यूड पे, एट x इक्वल टू ए, वेलोसिटी क्या होगा, जीरो, क्या होगा, जीरो। तो बाउंड्री कंडीशन पता है क्या है, एट x इक्वल्स टू प्लस और माइनस ए, v इक्वल्स टू जीरो। प्लस क्यों, राइट साइड में गया पॉजिटिव साइड पे तो भी रुकना पड़ेगा, वापस आना है तो। यहाँ आया लेफ्ट साइड में माइनस ए पे आया तो भी रुकना पड़ेगा। तो एट x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए, v इक्वल्स टू जीरो, इसको बोलते हो बाउंड्री कंडीशन। क्या बोलते हैं, बाउंड्री कंडीशन। अब ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसको 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 कर दो सब्स्टिट्यूट। v की वैल्यू क्या है, जीरो, जल्दी बोलो क्या है, जीरो, इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है, प्लस माइनस ए, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाई 2, क्योंकि नीचे 2 था, यहाँ पे 2 था कि नहीं, यस, प्लस सी। तो सी की वैल्यू क्या हो गई, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2, माइनस की जगह पे क्या हो गया, प्लस, क्योंकि इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो सी की वैल्यू क्या मिल गई, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2। इक्वेशन नंबर 3 को वापस से 1 में डाल दो, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, from 1 and 3 you will have v square by 2 equals to minus omega square x square by 2 plus c, और c क्या है, omega square a square by 2। क्या कॉमन निकलेगा, v square by 2 equal to क्या कॉमन निकलेगा, ओमेगा स्क्वायर बाय 2 कॉमन निकला ना, क्या बचा, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 और 2 हो गया कैंसल। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो v इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। रूट लिया तो ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा बन गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या बन गया, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और प्लस माइनस क्यों लिखा, क्योंकि रूट लेते हो तो 2 वैल्यू मिलती है ना, व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4, +2 या फिर -2, क्यों, क्योंकि मैंने पूछा व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 2, 4, व्हाट इज स्क्वायर ऑफ -2, 4। आपको ही बोल रहा हूं मैं, 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर भी 4, तो 4 के 2 रूट हुए कि नहीं, +2 एंड -2। तो यहाँ पे भी v लेते वक्त प्लस एंड माइनस, हाँ लेकिन ये मैथ्स नहीं है, फिजिक्स है, तो तुमको प्लस और माइनस का मतलब भी समझना पड़ेगा, तो समझ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी है। अगेन पे अटेंशन, ये था मेन पोजीशन। v की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, जब पार्टिकल मेन से राइट की तरफ जा रहा है तो v की वैल्यू पॉजिटिव है, राइट, व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड, प्लस व्हेन इट इज मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड माइनस। तो यहाँ पे प्लस और माइनस का भी मतलब है, प्लस वेलोसिटी होना मतलब पार्टिकल इज गोइंग टू द राइट एंड माइनस मतलब गोइंग टू द लेफ्ट। ये तो तब जब मोशन इज अलोंग एक्स एक्सिस,
और अगर मोशन इज अलोंग वाई एक्सिस तो पॉजिटिव वैल्यू का मतलब होगा पार्टिकल इज गोइंग अप, नेगेटिव मतलब डाउन। पक्का? श्योर श्योर, गुड। तो मिल गया वी का इक्वेशन। यस, फिर बाकी हम कल देखेंगे।